हेलो। हाँ जी बच्चों, कैसे हो? ठीक है, टुडे वी स्टार्ट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, इनडेफिनिट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका पिछला जो चैप्टर है ना कैलकुलस का, दैट इज डिफरेंशियल कैलकुलस, है ना। नाउ वी गो फॉर इंटीग्रल कैलकुलस, सेकंड पार्ट ऑफ कैलकुलस। ठीक। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन is the reverse process of डिफरेंशिएशन, है ना। करने का मतलब, अगर आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हो, है ना, तो आपको जो फंक्शन मिल रहा है, जैसे अपन सपोज हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, लेट सपोज दैट फंक्शन विल बी fx प्लस सी। ठीक है, अगर किसी फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और उसका डिफरेंशिएशन मेरे को लेट सपोज gx मिल रहा है ना, तो इंटीग्रेशन क्या होती है? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं और मेरे को gx मिल रहा है, तो अगर मैं इस तरफ से आ रहा हूँ तो डिफरेंशिएशन करने पर अगर gx मिल रहा है, तो मैं अगर इंटीग्रेशन करूँ तो वापस से वो फंक्शन मेरे को जनरेट हो जाएगी। अगर मैं इसी को इंटीग्रेट करूँ, दैट इज अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ, gx dx लिखूँ, तो वो वापस से मेरे को क्या मिलेगा? fx प्लस सी मिल जाएगा, है ना। मतलब इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर मैं किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो मेरे को अगर कोई फंक्शन मिल रहा है आफ्टर डिफरेंशिएशन gx, देन व्हेन वी इंटीग्रेट दैट फंक्शन, देन वी कम ऑन द फर्स्ट फंक्शन, है ना, fx प्लस सी। ठीक है। थर्ड सेकंड पॉइंट, इसका जो सिनोनिम्स, मतलब इसके और भी नाम जो हैं, दैट इज एंटी डेरिवेटिव। अगर मेरे को कोई बोल रहा है कि फाइंड एंटी डेरिवेटिव, मतलब मेरे को बोला इंटीग्रेशन, फाइंड इंटीग्रेशन, इसी का दूसरा नाम है प्रिमिटिव। अगर मेरे को कोई बोला कि फाइंड प्रिमिटिव ऑफ फंक्शन sin x, है ना, तो दैट मींस मेरे को बोला इंटीग्रेट, है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ ही। अब देखो, अब तीसरी चीज यहाँ पर एक चीज अपन और नोटिस करते हैं कि जैसे देखिए, अगर मैंने अभी बात करी कि सर अगर आप gx dx का इंटीग्रेशन करोगे तो आपने बोला fx प्लस सी आएगा, है ना। तो ये c क्या है? मैं बोलूंगा c यार कोई रियल नंबर है ना। c एक कांस्टेंट भी है, ठीक है, c इज कांस्टेंट, है ना। c कांस्टेंट है और c इज इनडेफिनिट, है ना। कांस्टेंट भी कैसा, जो हम नहीं बता सकते। c इज कांस्टेंट बट इट इज इनडेफिनिट। अगर ये इनडेफिनिट है ना, इनडेफिनिट मतलब फिक्स नहीं है कि क्या होगी इसकी वैल्यू। अगर ये इनडेफिनिट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड indefinite इंटीग्रेशन, है ना। अब तुम बोलोगे सर सी, अभी इस पूरी कहानी में हमने सी के बारे में तो कुछ बताया नहीं, क्योंकि सी तो एक कांस्टेंट है ना। तो तुम लोग सर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना सर, 1 हो सकता है ना। कांस्टेंट है तो 2 हो सकता है, कांस्टेंट प्लस माइनस 10 हो सकती है, प्लस माइनस 100 हो सकती है। तो फिर ये कैसा कांस्टेंट कि अपन बता ही नहीं पा रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। तो बोले वही, है ना, सी इनडेफिनिट, तो ऐसा कांस्टेंट, है ना, कि जिसके बारे में बता नहीं पा रहे व्हाट इट्स वैल्यू, है ना, बट इट मे बी प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। तो एक क्वेश्चन मन में आना चाहिए कि फिर कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या फर्क है। जैसे सर अगर मैं बोलूं कि y इक्वल टू एक्स प्लस 3 है ना, तो यहाँ पर x और y दोनों वेरिएबल है, ठीक है। इफ x इक्वल टू 1, है ना, तो y क्या बोलेगा कि मैं 4 हो जाता हूँ। तो अगर x 1 हो गया तो y क्या हो रहा है? 4 हो रहा है। अगर x 2 हो गया तो y क्या होगा? 5 हो जाएगा। अगर x 3 हो गया तो y क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, x अगर एक बार 1 हो गया ना, तो वो 2 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है। लेकिन ये c में क्या खासियत है कि अगर एक बार c की वैल्यू कुछ भी हो सकती
है ना। सी की वैल्यू प्लस माइनस 1 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, लेकिन एक बार सी अगर 1 हो गया ना, देन इट विल नॉट चेंज, नेवर चेंज, है ना, ये कभी भी फिर चेंज नहीं होगा। तो ऐसा कांस्टेंट, है ना, जिसको हम नहीं बता सकते व्हाट इट्स वैल्यू, है ना, बट इट इज ए कांस्टेंट, ऐसे कांस्टेंट को बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इसका एक अलग नाम दे रखा है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, है ना। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है कि कांस्टेंट जो ये है इसकी वैल्यू एक बार अगर लॉक हो गई, एक बार अगर फिक्स हो गई तो इट विल नॉट चेंज, बट वेरिएबल में भी चेंज, इट में बी 1 2 3 अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, है ना, और इक्वेशन। बट यहाँ पर सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, राइट। एक बार लेकिन पता चल जाए तो उसके बाद अपन नहीं बोल सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो gx का इंटीग्रेशन अगर करना है तो fx plus c, where c is the constant and c is the constant but it is indefinite, है ना। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा, है ना। अपन थोड़ा सा एक बार नोट डाउन करना है तो कर लो, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं ना, c is known as arbitrary constant, it can be take any value, राइट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक बार अगर लॉक हो गया सी तो उस पर दोबारा चेंज नहीं होगा, ठीक है। अपन अब पिछले कहानी में चलते हैं, इसको बता दो। लेट सपोज अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, वापस से आते हैं इसी इक्वेशन पे। अब देखो, अगर मैं बोलूं, है ना, पॉइंट नंबर 4 कि सर gh dx क्या है, फिर अगर आपने बोला है सर gh dx इक्वल टू fx प्लस सी, तो यहाँ पर gx और fx क्या है, तो मैं बोलूंगा gx इज कॉल्ड इंट्रीगेंट, gx is called integrand of g with respect to x, of g with respect to x, then what will be fx, fx को क्या बोलेंगे, fx को बोलेंगे, oh sorry, gx is called integral of g with respect to x, then fx is called integrand fx is called integrand, है ना, ठीक है। ये बस नाम है, अपन एक बार पहली बार सब कुछ मालूम होना चाहिए। ये क्या है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। कहीं फिजिक्स में ऐसा भी देखिएगा, ये क्या है, समेशन ऑफ या इंटीग्रेशन ऑफ अ स्मॉल लूप, इंटीग्रेशन ऑफ अ स्मॉल लूप, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ अ स्मॉल लूप, ठीक है। यहां तक क्लियर हुई। अब देखिए, ये इंटीग्रेशन ऑफ gx dx इक्वल टू fx प्लस c, तो gx क्या होता है, gx इज कॉल्ड इंटीग्रल ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, देन fx इज कॉल्ड इंटीग्रेंट, ये क्या है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज कॉल्ड समेशन और इंटीग्रेशन ऑफ अ स्मॉल लूप। अब रही बात dx की, तो dx क्या है, dx है इंटीग्रेशन इज हैपनिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे अपन डिफरेंशिएशन में ना, किसी फंक्शन का अगर मेरे को इंटीग्रेशन करना है तो मैं किसी के रिस्पेक्ट में करता था, जैसे वहां पर डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, है ना, यानी इंटीग्रल ऑफ g विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। वहां पर हम करते थे विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन, मतलब हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन, है ना, किसी भी फंक्शन का, किसी भी इंटीग्रल का इंटीग्रेशन हम किसी भी रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, वो विथ रिस्पेक्ट टू x भी हो सकता है, वो विथ रिस्पेक्ट टू किसी अनदर फंक्शन भी हो सकता है ना। अपन आने वाले टाइम में इसको देखेंगे और तरीके से, है ना। तो बात समझ में आई। तो dx क्या एक वेरिएबल है ना, dx बता रहा है कि भैया ये फंक्शन का जो इंटीग्रेशन हो रहा है ना विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, मतलब x यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है ना। जैसे मैं बोलूं, अभी आया नहीं इधर, जैसे मैं बोलूं कि a की पावर x dx, है ना, ये हमारा क्या इंटीग्रल है, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब यहाँ पर x क्या है, वेरिएबल है। बात समझ में आई। तो इसका अगर इंटीग्रेशन करूंगा ना तो ये क्या होगा, a कैसे होगा बात की बात है, अभी मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, a की पावर x log a, क्योंकि x इज वेरिएबल प्लस c, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि a की पावर x dA, अब देखो हमने a का रिस्पेक्ट में किया हुआ है,
तो यहाँ पर वेरिएबल कौन है, ए है, यहाँ पर वेरिएबल कौन है, ए है, तो x क्या है फिर, तो x कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही है, यहाँ पर वेरिएबल कौन है, ए है, तो x क्या है, x कांस्टेंट है। तो अगर x कांस्टेंट है तो मैं x को एज ए कांस्टेंट के रूप में ट्रीट करूंगा और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। कैसे होगा, ये बात की बात है ना, अपन एज ए फॉर्मूला इसको देखेंगे अभी। यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगला नेक्स्ट है ना, इसको एक बार देख लो। अगला जो नेक्स्ट है हमारा इसमें वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। मैं सारा एक बार मिटा देता हूँ, देखिए नेक्स्ट है नेक्स्ट देखिए जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट, मैं लिख लेता हूँ, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट a family of curve, family of curve, है ना। जैसे मैंने लिखा भैया 2x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना। 2x से इंटीग्रल कैसे होता है वो थोड़ी देर के बाद, अभी अपन बेसिक चीज देख रहे हैं। 2 को बाहर बुलाया, x dx का इंटीग्रेशन किया, x dx का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, 2 2 कैंसिल, यानी ये एक्स स्क्वायर प्लस सी है। फिर भाई बात सी क्या है सर, अभी तो नहीं पता मेरे को सी क्या है ना। सी में भी एनी कांस्टेंट, सी में भी 1, सी में भी 2, सी में भी -10, कुछ भी हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx का ना ग्राफ बनाऊं, है ना। मेरे मन में आ रहा है कि मैं क्यों ना इसका ना एक बार ग्राफ बना के चेक करें, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx की वैल्यू हमने निकाल रखी है एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो क्यों ना मैं एक्स स्क्वायर प्लस सी का ग्राफ बना लूं, इंटीग्रेशन, है ना। वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx मींस वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस सी का ग्राफ अगर सी 0 हो जाता, सी कुछ भी हो सकता है इससे, अगर सी 0 होता तो हम y इक्वल टू, यानी इसी को हम y बोल देते हैं, हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसा होता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। तो इसमें तो तुम बोलोगे सर आपने तो ऐसे ही बस एक्स स्क्वायर प्लस 0 माना है, फिर बिल्कुल माना है। अगर सी 1 होता तो सी 1 तो ग्राफ 1 यूनिट अप, है ना, ये देखो 0 है, इसी के पैरेलल में क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाती है ना। इसी के पैरेलल में ग्राफ ये क्या होता है, शिफ्ट होता। बस हमने इसको क्या किया, इस ग्राफ को नीचे वाले ग्राफ को लॉक किया और 1 यूनिट ऊपर लेके चले गए। तो ये जो ग्राफ है ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। बात समझ में आ रही है। अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2 बोलूं तो मैं बोलूं यार इस ग्राफ को 1 यूनिट और ऊपर लेके चले जाओ, तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अगर इसी ग्राफ को मैं -1 बोलूं तो मैं 1 यूनिट नीचे लेके चला गया, तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, ये है 0, -1, ये है 0, 1, ये है 0, 2, है ना। तो देखो फिर वही बात आ रही है कि सर ये तो फिर y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx मैं किसको बोलूं, फिर हम बोले यार वही तो बात हो रही है यहाँ पे कि इट इज कॉल्ड ए फैमिली। ये क्या है, फैमिली है। फैमिली कैसे, कुछ ना कुछ फैमिली में क्या होता है, फैमिली उसको बोलते हैं कि जिसमें कुछ एक ना एक चीज जरूर सेम होना चाहिए, है ना। अगर अपन किसी सोसाइटी में रह रहे हैं तो वहाँ पर कॉमन चीज होगी, क्या, एक सोसाइटी है, एक माहौल है, तो हम लोग एक फैमिली रह रहे हैं वहाँ पे, है ना। अपन एक इंस्टीट्यूट में अगर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर जितने बच्चे साथ में पढ़ रहे हैं उसमें एक समानता क्या है कि एक दे आर स्टूडेंट ऑफ एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, है ना। तो अगर किसी पर्टिकुलर, तो वो एज ए बिलोंग ऑफ फैमिली। तो अगर मैं इस ग्राफ को एज ए फैमिली ट्रीट करा तो इसमें क्या ऐसी चीजें, यूनिक चीजें जो सबके बराबर है, सब में यूनिक है। तो मैं बोलूंगा देखो एक चीज देख रहे हो, सारे ग्राफ एक दूसरे को क्या किया हुआ है, बस हम ऊपर ले जा रहे हैं ना, बस एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ के ऊपर ले जा रहे हैं। कहने मतलब जैसे ये है सर, इसी के ऊपर दूसरा, इसी के ऊपर तीसरा, इसी के ऊपर चौथा, इसी के ऊपर पांचवा, मतलब हर ग्राफ एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ये चीज यूनिक है। ऑल ग्राफ आर पैरेलल टू ईच अदर,
क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वन यूनिट शिफ्ट कर रहे हैं, है ना, अलग अलग जैसा जैसा। अगर 100 होता तो ये ग्राफ यहाँ से उठ के 100 यूनिट ऊपर जाकर शिफ्ट हो जाता, पैरेलल ही होता। ठीक है भाई, यहाँ तक तो चलो समझ में आया कि एक चीज यूनिक है सर। अच्छा, इस कारण आप फैमिली बोल रहे हो, यस वन चीज यूनिक है। अब इसको कैसे दिखाएं? सपोज करो हमने क्या किया, x इक्वल टू एक्स नॉट पे या x इक्वल टू x1 पे हमने एक लाइन ड्रॉ करी, और इस पॉइंट पे, है ना, किसी एक ग्राफ पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। क्या x इक्वल टू x1, यहाँ पर तो x1 है ना, कॉमा y1 मान लो, यहाँ पर या y2 मान लो, यहाँ पर x1 कॉमा y1 है, ऐसे करके है। तो ये जहाँ जहाँ x1 है, क्या मैं अगर ड्रॉ करूंगा टेंजेंट तो क्या सारे टेंजेंट पैरेलल होंगे? यस। क्यों पैरेलल होंगे? क्यों क्यों पैरेलल होंगे? क्योंकि ऑल ग्राफ आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर दो ग्राफ आपस में पैरेलल है तो देन देयर स्लोप एट ईच पॉइंट विल बी सेम। तो अगर यहाँ पर स्लोप हमारा इसका m1 है तो यहाँ पर भी स्लोप m1 है, एक बार लॉक हो गया ना स्लोप। तो अच्छा, कहने का मतलब ऑल ग्राफ आर पैरेलल एंड स्लोप एट एनी पॉइंट, slope at any point on all the graph will be same, है ना, और इक्वल। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ये चीज क्या है, जो दोनों को क्या करिए, सेम करे। जैसे अपन बोलते हैं ना, वी इंडियन आर अ फैमिली, है ना, हम लोग अगर एक इंडियन, तो इसमें कॉमन क्या है, हम लोग एक भारतीय हैं, एक इंडियन, तो एक कॉमन चीज क्या मिलती है, इंडियन, उसके हिसाब से अपन फैमिली बोल रहे हैं। तो यहाँ पर इसको फैमिली क्यों बोला कि ऑल ग्राफ आर पैरेलल टू ईच अदर? तो पैरेलल तो ठीक है सर, लेकिन सेम क्या है फिर? तो सेम इसका स्लोप है ना। तो अगर सेम इसका स्लोप है तो इसका इसको हम क्या बोले, दे आर कॉल्ड फैमिली, है ना। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ कर्व। यहाँ तक क्लियर हुई बात? आगे चलें। अ स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ एनी इंडेफिनिट इंटीग्रल इज सेम एट ईच पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अब है कि हाउ टू, है ना, मेथड टू फाइंड इंटीग्रेशन। अब इसको अपन देखते हैं, है ना, मेथड टू फाइंड इंटीग्रेशन। ठीक है, अब धीरे धीरे अपन आ रहे हैं उसके ऊपर, है ना, टॉपिक के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर मेथड टू फाइंड, एक बार देख ले। अब इसको मिटा देते हैं। मेथड टू फाइंड इंटीग्रेशन, है ना। इंटीग्रेशन को हम लोग जनरली चार तरीके से करते हैं। फर्स्ट बाय फॉर्मूले, सिंपल, जैसे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था वैसे, है ना। सेकंड बाय सब्स्टिट्यूशन, है ना, कि कुछ फोटो की यूनिकनेस पकड़ के और उसके ऊपर कुछ फंक्शन, डिफरेंशिएशन में यही काम करते थे, है ना। ये दोनों तो डिफरेंशिएशन में करते थे। तीसरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना, इसमें आगे चल के आइलैंड रूल वगैरह आएगा, है ना, इसको देखेंगे। और एक है फॉर्म्स थोड़ा सा मैथमेटिकल वर्ड अपन तो बोलते हैं फोटो देखो पहचानो। और जैसे अपन बोलते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं, फोटो में क्या है, डॉक्टर के पास जैसे जाते हैं तो अपन देखते हैं कि यार इसका ना ये सिम्टम्स है ना, तो इसको ये मेडिसिन चलाते हो। वैसे जैसे अगर अंडर रूट में क्वाड्रेटिक आ जाए तो क्या, अच्छा फोटो देख रहा है यार, अंडर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बैठा हो, इसमें ऐसा करना, अंडर रूट में 1 अपॉन है तो इसमें ऐसा कर लेना, है ना। क्वाड्रेटिक इनटू अंडर रूट में अनदर क्वाड्रेटिक है तो ऐसा कर लेना। अलग अलग फोटो है ना, तो फोटो देख के फिर हम पकड़ते हैं कि यार इस बीमारी का ये इलाज है ना। तो कुछ फोटो है, तो इस तरह कुछ ऐसा नहीं कि बहुत टफ चैप्टर है, मजा आता है जब समझ में आ जाता है चीजें, है ना। तो अपन एक एक करके ना ये चारों पार्ट करेंगे, है ना। फर्स्ट अपन करते हैं फॉर्मूला बाय फॉर्मूला, इंटीग्रेशन बाय फॉर्मूले। ठीक है, अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस, है ना, और डिफरेंशिएशन, है ना। सारे फॉर्मूले, ऐसा नहीं इसमें कोई बड़ा सा फॉर्मूला डिराइव करने वाले हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है। जो डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला किया था, है ना,
वही फॉर्मूला इंटीग्रेशन में आते हैं, है ना। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि यार डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन बताओ, तो तुम वहां पर क्या बोलते थे, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, बात समझ में आई? तो अगर कोई यहाँ पर बोले कि इंटीग्रेशन ऑफ एन एक्स की पावर एन माइनस वन बताओ, तो तुम क्या बोलोगे, एक्स की पावर एन, है ना। अच्छा एक चीज सोचना कि अगर यहाँ पर सी होता तो क्या कोई फर्क पड़ता, नहीं, सी यहाँ पर जीरो था, फिर अभी जब भी टाइप है ना जस्ट सी जीरो था। तो चूंकि एन डेफिनेट करा तो सी मेरे को लिख लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी होता, सी जीरो था तो भी यही आएगा, सी वन होता तो भी यही आता है ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट बिल्कुल जीरो। ठीक है, अब ये हो कैसे रहा है सर, तो देखो हो क्या रहा है कि हमने इसको कैसे लिखा, एन को बाहर बुलाया, यहाँ पर क्या हो रहा था, घट रहा है, तो रिवर्स में क्या होगा, बढ़ेगा। तो पावर में x की पावर n है माइनस वन, तो एक इसमें घटा था तो इसमें बढ़ेगा, और जितनी पावर ऊपर थी n माइनस वन प्लस वन, नीचे भी लिखोगे। बात समझ में नहीं आया, मतलब ऊपर में बढ़ाना और जो ऊपर में आया है पावर में वही डिनोमिनेटर में आएगा। अब देखिए प्लस का सी तो है, तो ये देखो माइनस वन प्लस वन एन एन कैंसिल, है ना, ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल, तो क्या मिल रहा है, एक्स पावर एन प्लस सी आ रहा है। क्लियर है, यहाँ तक तो कहने का मतलब पहला फॉर्मूला तो यही है कि अगर आपसे पूछे x की पावर n dx, तो तुम क्या बोलोगे, x की पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस सी, है ना, x पर n dx, x पर n प्लस वन, n प्लस वन बाई प्लस सी, है ना। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन आता है कि यार सर ठीक है, यहाँ पर x है ना, सपोज सर यहाँ पर ना मेरा x प्लस बी होता, है ना, तो ध्यान से सुनना कि अगर x के जगह पर कोई भी लीनियर फंक्शन आ जाए, x के जगह पे कोई भी लीनियर फंक्शन आ जाए, लीनियर मतलब डिग्री वन, है ना, x प्लस बी, तो मैं हिंदी में लिख रहा हूं, डरने की जरूरत, डरने की बात नहीं है ना। अपन वही बीमारी वही इलाज करेंगे। जैसे अगर कोई बोला ax प्लस बी की पावर n dx, बोलूंगा यार कोई टेंशन नहीं, किसी ने x के जगह पे x प्लस बी बैठाया, किसी ने x के जगह पर लीनियर फंक्शन बैठाया, तो अपन जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही अभी भी सोचेंगे। हम सोचेंगे यार कि अच्छा कोई चालाकी करिए हमसे, तो आप वैसे ही सोचो कि अगर यहाँ पर x होता तो अपन क्या लिखते, इसको मन ही मन सोचो, है ना, कि x ही है, तो अपन क्या लिखेंगे, x प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। अगर x होता तो ये लिखता ना, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, राइट। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। तो फिर और क्या करेंगे, जो लीनियर फंक्शन आया, चेंज क्या है, बस इतना ही चेंज है, जो लीनियर फंक्शन आया है उसका डिफरेंशिएशन आप नीचे चिपका दोगे, है ना, प्लस का सी करोगे। तो एक बार अगर देखें x प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, a x, a बाहर है तो a प्लस का c, ठीक है, x प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन a इंटू n प्लस वन प्लस का c, यानी x के जगह पे अगर x प्लस बी है तो मेरे को डरने की जरूरत नहीं है, लीनियर आया बस, उसमें क्या है, वन अपॉन डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है ना, या वन इंटू उसका डिफरेंशिएशन जो बैठा हुआ है उसको हम चिपका देंगे, है ना। पहला फॉर्मूला तो ये। सेकंड फॉर्मूला, है ना, सेकंड फॉर्मूला देखो, अब हम करते हैं, अभी क्वेश्चन भी करेंगे इस पे दो नहीं, है ना। सेकंड फॉर्मूला है हमारा कि जैसे अपन को बोल रहा है कि आपको पता ही है कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, है ना, या यहाँ पर प्लस का सी भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना यार, कांस्टेंट कुछ भी होता, तो क्या होता, log x का क्या होगा ऐसे, वन बाई एक्स। तो अगर मैं बोलूं कि यार वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सर ये तो log x का डिफरेंशिएशन है, तो वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस से log x, और सब प्लस का c भी होगा, यहाँ पे c जीरो है, लेकिन चूंकि जब ये क्वेश्चन आएगा तो उसमें थोड़ी अपन उसको देख के बात कर रहे होंगे, है ना। तो c अपने सेफ साइड पे है, क्योंकि वी हैव डिफाइंड इनडेफिनिट, तो इनडेफिनिट के log x प्लस c। अब देखो अभी जो बात हुई थी, अगर कोई बोल दे कि सर ठीक है तो x प्लस b का क्या होगा सर, तो मैं बोलूंगा यार किसी ने x के जगह पर लीनियर बैठा दिया, तो आप मन ही मन सोचो कि क्या दिक्कत है, डरने की जरूरत ही नहीं, इसको मन ही मन सोचना है कि x से तो है ये, तो x का क्या होगा, log ऑफ x प्लस b,
है ना, जहां पर x है वहां पर जहां जहां x है वो ये है। चेंज क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल, यहाँ पर x है तो x के रेस्पेक्ट में, ये ध्यान रखना है ना। तो इसको प्लस का c, तो इसको जब लिखना होगा तो क्या लिखोगे, log x प्लस b अपॉन इसका डिफरेंशिएशन a प्लस का c, राइट। ये दूसरा फॉर्मूला है। थर्ड फॉर्मूला देखिए, बताओ थर्ड फॉर्मूला देखिए, अभी एक साथ लिख के लेंगे इसको। थर्ड फॉर्मूला देखो, थर्ड फॉर्मूला है कि मेरे को पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस वन बाई एक्स का क्या होगा, है ना, वन बाई एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं बोलूँ वन बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तुम लोग माइनस वन बाई एक्स। बात समझ आ रही नहीं आ रही, है ना, यहाँ तक क्लियर है। फोर्थ देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स। तुम बोलोगे सर ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो रिवर्स यहाँ पर कौन सा ई की पावर एक्स ही होगा। इसमें थोड़ा सा फिर से बताते हैं, अगर ई की पावर सी एक्स प्लस डी होता है ना, मान लो इसका इंटीग्रेशन, तुम बोलोगे सर किसी ने ना एक्स के ऊपर लीनियर बैठाया है, मैं लीनियर की ही बात कर रहा हूँ, है ना, लीनियर बैठाया है, तुम लोगों को कोई टेंशन नहीं, डरने की जरूरत नहीं। तो उसको एज ए एक्स ट्रीट करो मनी मन, है ना, तो सी एक्स प्लस डी प्लस का सी, और इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सी, नीचे चिपका दिए। बात समझ आ रही है ना। एक लास्ट है ना अलजेब्रा का a की पावर x, तो तुम बोलोगे सर डी बाई डी एक्स, और मैं यहाँ पर ना जानबूझ के 1 बाई लॉग लिख लेता हूँ ताकि अपन को ना या ऐसे 1 बाई लॉग, तो तुम बोलोगे सर इसका जो होगा ना a की पावर x का 1 बाई लॉग सर कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा, और a की पावर x लॉग सर डिफरेंशिएशन इसका, है ना, तो लॉग सर कैंसिल हो गया, तो a की पावर x बचा। तो बोलो अच्छा एक बार x बचा क्या, तो एक बार x का फिर इंटीग्रेशन क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर फिर यही होगा जो जहां से आया था x डिफरेंशिएट, किसका डिफरेंशिएशन एक बार x होता है, तो बोलोगे सर इसका डिफरेंशिएशन एक बार x होता है, तो बोलोगे फिर x बार x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सर इसका जिसका डिफरेंशिएशन ये होता है, तो डिफरेंशिएशन a की पावर x अपॉन log a प्लस का c, ठीक है। ये 5 फॉर्मूले पहले अपन कर लें, है ना। अब 5 फॉर्मूले एक बार कर लीजिए दोबारा से। तो पहला फॉर्मूला क्या किया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx इक्वल टू x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस का c। सेकंड फॉर्मूला कौन सा किया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x dx इक्वल टू log x प्लस c। और थर्ड फॉर्मूला क्या किया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx इक्वल टू e पावर x प्लस c। फोर्थ फॉर्मूला किया माइनस 1 बाई x, सॉरी 1 बाई एक्स स्क्वायर dx माइनस 1 बाई एक्स प्लस सी। फिर फिफ्थ फॉर्मूला क्या किया हमने, फिफ्थ फॉर्मूला किया हमने इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx इक्वल टू a की पावर x अपॉन log a प्लस का c, है ना। ये 5 फॉर्मूले अभी हमने कर लिए हैं। अब इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना, इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, बता दो इधर देखिए, इस पर कुछ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास पहला 2x प्लस 3dx, ठीक है। तो 2x प्लस 3dx है, तो अपने को तो ऐसा सोचना चाहिए कि सर किसी ने ना 2x प्लस 3 पावर 1 बाई 2dx बोला है, तो यार कोई टेंशन नहीं, किसी ने इसकी फोटो किससे मैच हो रही है, ये फोटो जो है सर कुछ ना x जैसा है नीचे, क्योंकि x अपन लीनियर है तो अपन x जैसा ट्रीट करेंगे, और ऊपर में ना सर कुछ पावर है, तो किससे मैच हो रही है, पहले वाले से। तो इसका फॉर्मूला मेरे को याद आ जाना चाहिए कि यार इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और अगर x के ऊपर कोई लीनियर बैठा हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन सर मेरे को नीचे चिपका देना चाहिए, है ना। ये अपने को डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी है ना x के ऊपर बैठा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन मेरे को नीचे चिपका देना चाहिए। तो अपन क्या कर रहे हैं, x की पावर n प्लस 1 यानी n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 होगा, तो मेरे को नीचे लिख देना चाहिए, है ना। तो ये क्या हो गया प्लस का c, है ना। तो ये क्या हो गया 2x प्लस 3 की पावर 3 बाई 2,
2 इंटू 3/2, 2 कैंसिल, तो ये क्या हो गया 2x प्लस 3 की पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस c। ठीक है। अगर मैं बोलूं दूसरा, अगर मैं बोलूं कि इसका बताओ a की पावर x इंटू बी की पावर x dx, बोलो सर ये तो फोटो किसी का है ही नहीं, है ना? बोले नहीं, गौर से देखते हैं अपन, यहाँ देखिए दोनों के पावर में सेम चीज है ना? तो ऐसा तो लिख सकता ना इसको ए बी की पावर x, थोड़ा सा है ना मैनिपुलेट करके। बोले हाँ जी सर, नीचे तो कांस्टेंट है क्योंकि x यहाँ पर वेरिएबल है, वी हैव टू डिफरेंशिएट हियर, इंटीग्रल इज ए बी किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ओके यहाँ पर x सर वेरिएबल है फिर, यस, तो नीचे कांस्टेंट है ना? तो ये किससे बाइक फॉलो हो रही है, इससे, लास्ट वाले से, है ना? तो अपन इसका फॉर्मूला याद रखना चाहिए। तो हम लोग सर जहाँ पे कांस्टेंट है वहाँ पर ए बी लिखो, मैं बिल्कुल ए बी लिखो, तो ए बी की पावर x, और जहाँ पर सर ए था वहाँ पर वापस ये लिखूंगा, यही लिखो, है ना? यहाँ पर x तो x ही है, तो कोई लीनियर होने का लफड़ा नहीं, ये आंसर है। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही अगर हम आगे चलते रहें तो और भी क्वेश्चन करते हैं इस पे, ठीक है? जैसे थर्ड क्वेश्चन है, e की पावर में 5 log x टू द बेस e माइनस 4 e की पावर 4 log x टू द बेस e अपॉन, है ना, e की पावर 3 log x टू द बेस e माइनस e की पावर 2 log x टू द बेस e dx। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन से ज्यादा लॉग का क्वेश्चन है पहले तो, है ना? अब देखो लॉग की एक प्रॉपर्टीज होती है, लॉग की 2-4 प्रॉपर्टीज ऐसे इंपॉर्टेंट है। पहले लॉग की प्रॉपर्टी जो होती है कि लॉग, अगर यहाँ पर a की पावर लॉग b टू द बेस c, तो अगर ये दोनों सेम नहीं है, नॉट सेम, है ना, तो इसको होता है मुस्कान, मतलब ये यहाँ पे आ सकता है और ये यहाँ पर हो सकता है, रिप्लेस कर सकता है। तो ऐसा हो सकता है b की पावर में लॉग b के पावर लॉग a टू द बेस c, लेकिन अगर यहाँ पर सेम है ना, b टू द बेस a, देखो यहाँ पर सेम है तो b बाहर आ जाता है ना, b मतलब जो पावर ऊपर है ना लॉग b टू द बेस a में जो b है वो बाहर आ जाएगा। लेकिन गौर करने वाली बात क्या है कि यहाँ पर ना 1 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर 1 होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर देखो लफड़ा कहाँ पे है, 5 के ऊपर, ये 5 हटेगा तभी फॉर्मूला लगेगा। सर ये दोनों तो सेम है, लेकिन लफड़ा यहाँ पे, ये 4 का लफड़ा है यहाँ पे, है ना, यहाँ पर 3 का लफड़ा है, ये दोनों सेम है, और कुछ बचा ही नहीं, यहाँ पे 2 का लफड़ा है, सेम है। तो अपन फिर एक फॉर्मूला प्रॉपर्टी मेरे को पता है कि लॉग x की पावर m इक्वल टू m log x, m देखो बाहर है ना, m अपना बाहर है, तो m अगर बाहर है तो मैं इसको अंदर में पावर में भेज सकता हूँ। तो क्या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 5 log e की पावर में ये सारा कुछ माइनस log x की पावर 4 बेस में e, और e की पावर में तो नहीं है सब कुछ, फिर e की पावर में log x क्यूब टू बेस e माइनस e की पावर में log x स्क्वायर टू द बेस e। जैसे ही लिखा क्वेश्चन तुरंत चेंज हो गया, देखो ये दोनों सेम है, x स्क्वायर 5 बाहर आ गया, है ना, ऑटोमेटिक उतर गया बाहर, ये दोनों सेम है तो x स्क्वायर 4 बाहर आ गया, ऐसे ही ये दोनों सेम है तो x क्यूब नीचे से बाहर आ गया, और यहाँ पे दोनों सेम है तो x स्क्वायर बाहर आ गया, तो ये हो गया dx। और ऊपर से क्या कॉमन लोगे आप, ऊपर से कॉमन लोगे x स्क्वायर 4, तो x माइनस 1, नीचे से क्या कॉमन लोगे x स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा x माइनस 1, तो ये और ये क्या, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, तो एक्स, अब ये क्वेश्चन देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गया था, एक्स स्क्वायर की क्वेश्चन देखने से हैवी लग रहा था, एक लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, सारा लफड़ा एक साथ खत्म, और अपन एक्स स्क्वायर डीएक्स पे पहुंच गए। एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, वापस फोटो वो वाली फर्स्ट वाली, तो 2 है तो 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस ये क्या हो गया x क्यूब बाई 3 + c, ये इंटीग्रेशन इसका होगा। बात समझ आ रही है ना? और ठीक है यहाँ तक, बाकी और कल करते हैं इसके बाद, है ना। थैंक यू सो मच, उम्मीद है समझ में आया होगा, है ना। अपन फिर कल इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, इसी, है ना, इसी के आगे और भी 5 फॉर्मूले, ट्रिगो वाले फॉर्मूले आएंगे, फिर अपन आगे देखते हैं, है ना। ये धीरे धीरे हर पूरा चैप्टर बहुत आसान है ना, अगर मेरे को समझ में आ जाता है ना, फोटो समझ में आ जाती है कि यार ऐसी फोटो में ये करना है,
तो अपने पास कुछ बचा नहीं फिर, है ना। सिंपल एक फ़ोटो देखो, क्या काम करने वो देखो और वो एप्लीकेशन लगाओ बस, ठीक है। और कुछ मुश्किल से 20-25 फार्मूले अपन वो याद करके बैठे हुए हैं बस, ठीक है, राइट। थैंक यू।